बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए के चतुर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड होंगे। मतलब कि बीए के फोर्थ सेमेस्टर में आपके जो प्रश्न आने वाले हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट के, उन्हीं के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। जियोग्राफी के फोर्थ सेमेस्टर में, जियोग्राफी जब बीए फोर्थ सेमेस्टर में आप होते हैं तो आपको इकोनॉमिक जियोग्राफी अर्थात आर्थिक भूगोल के बारे में आपको जानना होता है। आर्थिक भूगोल के ऐसे प्रश्नों को इसमें मैंने शामिल किया है जो कि पिछले वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये लेक्चर 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए। आपको बता दूं 2026 की परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है तो मात्र एक वीडियो या देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आर्थिक भूगोल विज्ञान है, बताएं आर्थिक भूगोल किसका विज्ञान है? स्थिरता का, अस्थिरता का? तो आर्थिक भूगोल ना तो स्थिरता का विज्ञान है और ना ही अस्थिरता का विज्ञान है। बेसिकली आर्थिक भूगोल गतिशीलता का विज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गतिशीलता का विज्ञान होता है। ठीक है, यानी आर्थिक भूगोल एक गत्यात्मक विषय है, गत्यात्मक भूगोल विज्ञान है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चले, जितने भी लोग अभी नहीं जुड़े हैं आप सभी दोस्तों को बुला लीजिए अपने कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर प्रारंभ हो चुकी तैयारी। इस वीडियो में आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं आपकी कई विश्वविद्यालयों की होती हैं। जैसे कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा हो गई, या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, या एमजेपीआरयू हो गया। ठीक है, इसके अलावा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी हो गई, बीयू जिसको आप बोलते हैं, इस मतलब कि बीयू झांसी। इसके अलावा महात्मा शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया, और इसके अलावा राम मनोहर लोहिया का जो आपका माइनर पेपर होता है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, जियोग्राफी का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही और भी कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चलें, आर्थिक भूगोल मानव की जीविकोपार्जन की विधियों की समानताओं और विषमताओं का अध्ययन है। किसने कहा था? तो मर्फी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ के प्रभाव के संदर्भ में मानवीय कार्यकलापों का अध्ययन है। ये किसने कहा? आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ के प्रभाव के संदर्भ में मानवीय कार्यकलापों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा रसेल स्मिथ ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आर्थिक भूगोल के वर्तमान स्वरूप का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो आर्थिक भूगोल के वर्तमान स्वरूप का विकास जो हुआ है वो 20वीं शताब्दी में हुआ है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे आ सकता है, आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु है। आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु कौन सा है इनमें से? देखिए, मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलाप, मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, ये सब आर्थिक भूगोल के केंद्र बिंदु में शामिल होते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? देखिए, आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय भिन्नता के साथ अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं के स्थानीय वितरण का भी अध्ययन किया जाता है। आर्थिक संसाधनों के वितरण का भी अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। आर्थिक समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधनों में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, बेसिकली जैसे जल हो गया या वायु हो गई, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के साधन, या जल हो गया, वायु हो गया, या सूर्य प्रकाश हो गया, ठीक है, ये सब आपके नवीकरणीय संसाधन है। बी ऑप्शन, यानी इनसे दूसरे संसाधनों को आप बना पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, समाप्य संसाधन कौन से? समाप्य मतलब जो समाप्त हो सकते हैं। सूर्य का प्रकाश समाप्त होने वाला है नहीं, जल और पवन ये सब समाप्त नहीं होंगे, ये तीनों नवीकरणीय संसाधन है। जबकि जीवाश्म ईंधन जो होता है ये समाप्य संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोतों से संबंधित नहीं है? शक्ति के स्रोतों से संबंधित कौन सा नहीं है इनमें से? देखिए, प्राकृतिक गैस जो है शक्ति से संबंधित स्रोत है, बिल्कुल है। पेट्रोलियम भी शक्ति से संबंधित स्रोत है, और कोयला भी शक्ति से संबंधित स्रोत है। यानी कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला ये तीनों शक्ति के स्रोत हैं, ठीक है। जबकि सीमेंट जो है यह शक्ति का स्रोत नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमेंट। अगला प्रश्न है, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं यह कथन कहा था प्रोफेसर जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई विश्वविद्यालय में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है? बताएं, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है भैया? देखिए, मृदा जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मृदा प्राकृतिक संसाधन है, वन भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, और जल भी आपका प्राकृतिक संसाधन ही है। यानी प्लास्टिक जो होता है मानव निर्मित संसाधन है, कृत्रिम संसाधन है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चले, अगला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संसाधन संरक्षण से क्या आशय है? फटाफट से आप बताएंगे। संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधनों का अनुपयोग नहीं, संसाधनों के उपयोग में कृपणता नहीं, संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए। बिल्कुल, इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा, या फिर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वसुलभ संसाधन कौन सा है? सर्वसुलभ संसाधन इनमें से देखें, सोना सर्वसुलभ नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोयले के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये सब सर्वसुलभ नहीं है। पेट्रोलियम भी सर्वसुलभ नहीं है। सूर्य का प्रकाश हमको मिल रहा है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश का आप यूज कर सकते हैं, तो ये सर्वसुलभ संसाधन है, सबसे ज़्यादा सुलभ है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मिट्टी क्षरण का प्रमुख कारण नहीं है, बताएं। मिट्टी क्षरण का प्रमुख कारण क्या नहीं है? देखिए, वनों का नष्ट होना, बिल्कुल मिट्टी क्षरण। मिट्टी माने होता है मृदा, यानी कि माटी जिसको आप बोलते हैं, सोयल। तो सोयल इरोजन, क्षरण का मतलब होता है इरोजन। इरोजन का मतलब होता है उसका परत कट करके बहना, ठीक है, यानी मिट्टी कट करके बहे, उसी को मिट्टी क्षरण या मृदा क्षरण कहते हैं, ठीक है। इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। तो मिट्टी का कट करके बहना, ये अगर वन जब कट काट दिए जाएंगे तो मिट्टी कट करके बहेगी ऑटोमेटिक, बिल्कुल ठीक है। अत्यधिक पशुचारण से भी क्या होता है कि मिट्टियाँ कट करके बहती हैं, और जुताई के गलत ढंग से, अगर गलत ढंग से जुताई हो रही तो भी दिक्कत होगी। फसल आवर्तन से नहीं होता है मिट्टी क्षरण, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। यानी क्या पूछा गया, क्या क्या नहीं होता है? तो यही नहीं होता, फसल आवर्तन से मिट्टी क्षरण नहीं होता, बाकी इन तीनों कारणों से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से आपसे बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भैया? 5 जून को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। गोंडवाना काल का कोयला किस प्रकार का कोयला होता है? बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। काला सोना किसको कहते हैं? कोयले को काला सोना कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहता है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट जो होता है वो सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में कौन सा भारत प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया कि भारत में कौन सा सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में कौन सा सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह भूमि जो है लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसका दा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रोजवुड यानी रोजवुड और महोगनी किस प्रकार की वनस्पतियां हैं? तो ये सब उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धात्विक खनिज कौन सी है इनमें से? धात्विक खनिज में अगर बात की जाए तो देखिए, संगमरमर, यूरेनियम और लोहा, ये अगर बात की जाए तो धात्विक खनिज इनमें से लोहा आपका धात्विक खनिज है, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश? विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सोना उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? सोना उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है इनमें से जो कोलार खान है वहीं से सोना प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसी या सेंसी जो क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है? सांसी सेंसी क्षेत्र जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र कहाँ स्थित है? न्यू इंग्लैंड क्षेत्र जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? लौह अयस्क जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए निम्न में से कौन सा संसाधन संरक्षण की विधि नहीं है? संसाधन संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है? देखिए इनमें से संसाधनों के विकल्प ये होते हैं मतलब संसाधन संरक्षण की विधि, संसाधनों का वर्तमान में प्रयोग बंद कर भविष्य के लिए संचित करना, ये एक प्रकार से इसका संसाधन संरक्षण की विधि नहीं होती है। ठीक है, संसाधनों के उपयोग में तकनीकी विधि का प्रयोग, संसाधनों की मात्रा में वृद्धि, ये सब एक प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन बी वाला जो है कि आप संसाधन का उपयोग ही ना करें, केवल भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा करके रखें, ऐसा नहीं होता है। आप संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करें, उचित दोहन करें, जितना उपयोगी हो उतना ही दोहन करें। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, संसाधन होते नहीं अपितु बनते हैं, किसने कहा था? तो इसको कहा था किसने? जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा संसाधन का प्रकार नहीं है? संसाधन का प्रकार क्या नहीं है? देखें संसाधन एकल, विरल और सर्वसुलभ। सर्वसुलभ होता, दुर्लभ नहीं होता। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिम्मरमैन के द्वारा बताया गया संसाधन का प्रकार नहीं है? तो जिम्मरमैन का प्रकार नहीं है, देखिए एकल संसाधन, विरल संसाधन और सर्वसुलभ संसाधन ये जिम्मरमैन ने बताया। सनातन संसाधन नहीं बताया था, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानवीय ज्ञान का सबसे बड़ा संसाधन है। मानवीय ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है। मानवीय ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है, किसने कहा? ये कहा था जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो कांप या जलोढ़ मिट्टी जो होती है सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनव्यकरणीय संसाधन है? अनव्यकरणीय संसाधन में आपका खनिज होता है, बाकी मत्स्य, वन और जल ये नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अधिकांश क्षेत्र में काली मिट्टी से आच्छादित है या काली मिट्टी पाई जाती है? तो आप देखेंगे जो आपका गुजरात का एरिया है या कर्नाटक, मतलब गुजरात या दक्षिण का एरिया जो होता है, काली मिट्टी से गुजरात ज़्यादा आच्छादित है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं? तो कोयला और खनिज तेल जो हैं पुनः अनापूर्ति संसाधन है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है भैया? देखें जल शक्ति है, सौरिक ऊर्जा भी है और जैव गैस भी, ये नवीकरणीय संसाधन है। जबकि खनिज तेल ये नवीकरणीय संसाधन नहीं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की अंतिम पेटी को कहा जाता है? वान थ्यूनेन के, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की अंतिम पेटी को क्या कहते हैं? उसको पशु चारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व का बृहत्तम दुग्ध उत्पादक देश। विश्व का बृहत्तम दुग्ध उत्पादक देश जो है वो अपना भारत है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित है। चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में उच्च सेवाएं संकलित हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? उष्ण कटिबंधीय घास भूमि की अगर बात की जाए तो जो सवाना होती है अफ्रीका में पड़ती है। सवाना में घास के मैदानों को एक प्रकार से, मतलब अफ्रीका के घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। प्रियरी जो है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान होते हैं। ठीक है, पंपास जो हैं आपके, पंपास जो होते हैं आपके कहाँ के हैं? देखिए डाउन्स की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रकार से घास का मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि जो है वो सवाना यानी अफ्रीका की। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में कृषि को किस नाम से जाना जाता है? रूस में कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो कोल खोज के नाम से जानते हैं। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फार्म गृह कहाँ नहीं पाए जाते हैं? फार्म गृह जो होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, कनाडा में भी पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी फार्म गृह आपको मिलेंगे, फार्म हाउस। जबकि भारत में फार्म हाउस जैसा कोई व्यवस्था नहीं होता। फार्म हाउस की जगह पर भारत में अटाना रखे जाते हैं खेत में। अटाना मतलब समझ रहे हैं, अटिया। 2 4 डंडा गाड़ेंगे, उसी पर 1 खटिया टांग देंगे, उसी पर 1 कथरी और तकिया ला जा करके उसी फेंक देंगे और आराम से लेटेंगे। ठीक है,
तो भारत में ये होता है। अगला प्रश्न है, हुटिलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है? हम लोग तो ऐसे रखाते हैं खेत में, ठीक है, लेकिन अमेरिका वगैरह में जो खेत होते हैं वहाँ पे फार्म हाउस बनते हैं उद्योगों के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए, कृषि के लिए या फिर अन्य कृषि किसी कामों के लिए। डी विटिलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है? तो विटिलसी ने कृषि प्रदेशों को 13 प्रदेशों में बांटा है। 13 प्रदेशों में बांटा है कृषि प्रदेशों को विश्व में, मतलब विश्व के। उन्हें कब बांटा? तो 1936 में बांटा है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थानांतरित कृषि है? स्थानांतरित कृषि कौन सी है? तो झूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ब्राज़ील में कहवा की कृषि को क्या कहते हैं? ब्राज़ील में कहवा की कृषि को फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, और इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ समझिएगा। बड़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाने में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर और बीए करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर चैनल पर आपको आगे आने वाले समय 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर की बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, और वहाँ पर को करिकुलर की जो परीक्षाएं होती हैं आपकी, खास करके इससे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की लगभग बहुत सारी वीडियोस आपको वहाँ पर लगभग 10-12 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालय के सॉल्व करवा करके दिए गए हैं। तो आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न है, मतलब कि किस प्रदेश को विश्व की फलोद्यान भूमि कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो एरिया है भूमध्य सागर के आसपास का, उसको फलोद्यान भूमि कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न 2023 की परीक्षा में पूछे गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उद्भव के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार से कौन कौन से हैं जो बांटे गए हैं? तो उद्भव के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार से बांटा गया है, और वो आपके हैं जैव संसाधन और अजैविक, यानी जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राकृतिक संपदा तब प्राकृतिक संसाधन कहलाती है जबकि उसका जो है उसके रूपांतरण में उसकी उपादेयता और मूल्य में अभिवृद्धि हो। बिल्कुल इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अस्थायित्व की दृष्टि से संसाधन का प्रकार नहीं है। अस्थायित्व की दृष्टि से संसाधन का प्रकार नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, विश्व संसाधन, स्थानीय संसाधन। तो अस्थायित्व की दृष्टि से जो संसाधन का प्रकार नहीं है, देखिए राष्ट्रीय संसाधन, स्थानीय संसाधन और विश्व संसाधन ये सब होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन जो है अस्थायित्व की दृष्टि से ये संसाधन का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चरनोजम मिट्टी मिलती है, चरनोजम मिट्टी जो है वो घास के मैदानों में मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संरक्षण का कार्य है व्यय से अधिक बचत, यह विचार किसका है? तो संरक्षण का मतलब होता है व्यय से अधिक बचत करना। ये पार्किंसंस का मानना है, पार्किंस का। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मिट्टी के निर्माण में किन भौगोलिक कारकों का योगदान होता है? तो मिट्टी के निर्माण में जो है मूल चट्टान और जलवायु का, वनस्पति और जीवांश का, उच्चावच और भूगर्भिक समय का, इन सभी का एक प्रकार से योगदान होता है मिट्टी के निर्माण में। ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, मिट्टी निर्माण में कौन सी क्रिया मध्य अक्षांशों में अधिकतर घास के मैदानों एवं विरल वनस्पतिक क्षेत्रों में होती है? तो कौन सी होती है भैया? मतलब कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी निर्माण में कैल्सिफिकेशन प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिकतर घास के मैदानों और विरल वनस्पति क्षेत्रों में होती है। संसाधन संरक्षण हेतु उपाय है, मतलब कि संसाधन संरक्षण हेतु उपाय इनमें से कौन सा है? देखें, संसाधनों का बहुउद्देशीय प्रयोग किया जाए, संसाधनों के अपशिष्टीकरण को रोका जाए और संसाधनों के विकल्प को खोजा जाए। ये कई उपाय हो सकते हैं संसाधन के संरक्षण के। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन है? बताएं, अक्षय संसाधन कौन सा है? अक्षय माने होता है जो एक प्रकार से कभी खत्म ना हो। तो अक्षय संसाधनों में आपका महासागरीय नमक आता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षयशील संसाधन है? क्षयशील संसाधनों में खनिज आता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ चली? बताएंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा भैया।
विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब और कहां पर चली? तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब और कहां पर चली भाई, फटाफट से आप बताएंगे। अच्छा ये बताइए, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होता है? जल परिवहन सबसे सस्ता होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जल परिवहन सबसे सस्ता माना जाता है। ओके। प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? प्रश्न पूछा गया कि विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ चली? तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी 1825 में चली थी, इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो सीकान नाम की विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग जो है वो जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताइए, विश्व की जहाज़ों के लिए नाव्य सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताएं। तो सेंट लॉरेंस नहर जो है विश्व की जहाज़ों के लिए सबसे नई है और सबसे लंबी नहर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा है? तो स्टुअर्ट महामार्ग जो है ये सबसे लंबा सड़क सड़क मार्ग है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, केप काहिरा रेल मार्ग जो है किस महाद्वीप में है? केप काहिरा रेल मार्ग जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ का रेल मार्ग है? ओरिएंट एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये यूरोप का रेल मार्ग है ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है, 2740 किलोमीटर की दूरी तय करता है ये एक्सप्रेस वे। 5 जून 1883 का जो है इसको एक प्रकार से चलाया गया। पेरिस से वियना के बीच में ये एक प्रकार से जाता है रोड। अगला प्रश्न, यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह। यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क बंदरगाह। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बंदरगाह किसे कहा जाता है? बंदरगाह जहाँ पर जलयान आकर के रुकते हैं, पानी वाले जहाज बड़े बड़े आकर के जहाँ पर रुकते हैं उसी को बंदरगाह कहा जाता है। बंदरगाह को एक मतलब कि उसको पत्तन, बंदरगाह को पत्तन भी कहा जाता है या पतन। ठीक है, पत्तन या पतन भी कहा जाता है बंदरगाह को ही, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न, तीव्रगामी परिवहन का साधन है। तीव्रगामी परिवहन का साधन इनमें से कौन सा है? देखिए, सबसे सस्ता परिवहन की अगर बात करेगा तो सस्ता परिवहन आपका कौन सा है? सस्ता परिवहन है आपका जल परिवहन। ठीक है, वायु परिवहन जो है सबसे तीव्रगामी, बहुत तेज गति से आपको ले जाता है, तो इसका आ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, यूरोप की जीवन रेखा है। यूरोप की जीवन रेखा कौन सी नदी है इनमें से? तो राइन नदी जो है यूरोप की जीवन रेखा कही जाती है, इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व में सबसे लंबी मतलब सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? तो सबसे पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो इंग्लैंड में चलाई गई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में चलाई गई थी। साउथ वेल्स, इंग्लैंड का एक देश है साउथ वेल्स, वहीं पर मतलब इंग्लैंड में ही पड़ता है साउथ वेल्स, वहीं से चलाई गई थी 1807 में पहली बार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी को वाराणसी से जोड़ता है? कन्याकुमारी को वाराणसी से जोड़ता है नेशनल हाईवे 7। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कोलकाता में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, ओपेक का मतलब कि संस्थापक सदस्य नहीं है इनमें से। ओपेक का संस्थापक सदस्य इनमें से कौन सा नहीं भैया? तो ओपेक का संस्थापक सदस्य जो इनमें से नहीं है वो कौन सा नहीं है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ओपेक जो है एक संस्था है, ओपेक। ठीक है, बताएं। तो ओपेक संस्था की एक प्रकार से इनमें से कौन सी, ओपेक की फुल फॉर्म की अगर बात की तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। ओपेक का फुल फॉर्म होता है भैया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है उसी को ओपेक कहा जाता है। तो इसमें ये जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों में ईरान हो गया, सऊदी अरब है, इराक है, ये सब शामिल है, जबकि ऑस्ट्रेलिया नहीं शामिल है ओपेक में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नाफ्टा में कौन देश सम्मिलित है? नाफ्टा में जो है चिली देश आपका सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। इफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? इफ्टा का फुल फॉर्म होता है क्या भैया? इफ्टा का फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ बोला जाता है इफ्टा को, ध्यान रखिएगा। 100% ऐसे प्रश्न आएंगे। तो इफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आसियान, आसियान या एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण या दक्षिण जिसको बोलते हैं, मतलब कि एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है आसियान का?
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो होते हैं, ये इसका फुल फॉर्म होता है आसियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफ्टा। नाफ्टा की बात की जाए, नाफ्टा जो है ये जो आपका एशियन होता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसमें आपके एशियान की स्थापना 1967 में हुई थी, 8 अगस्त को। इसमें थाईलैंड जो है, इसका मुख्यालय थाईलैंड बैंकॉक में है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, ये सब इसमें शामिल है, बर्मा, ठीक है, ये सब देश ये एक प्रकार से इसमें शामिल होते हैं आपके किसमें, तो जो है आसियान में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नाफ्टा क्या है? नाफ्टा को नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, नाफ्टा। नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है भैया? नाफ्टा का जो मुख्यालय है ये जेनेवा में स्थित है, ठीक है। और नाफ्टा की अगर बात की जाए तो नाफ्टा जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, उसी को बोला जाता है नाफ्टा। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसको बोलते हैं ओपेक। ओपेक की अगर बात करें तो ओपेक का संस्थापक मतलब कि ओपेक में जैसे ईरान, सऊदी अरब, इराक, ये सब शामिल हैं, ठीक है। ओपेक जो होता है ये पेट्रोलियम निर्यातक देश होते हैं, पेट्रोलियम बेचने वाले, ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफ्टा का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? नाफ्टा का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एशियन का मतलब कि एशियान का स्थापना बताएं। आसियान की स्थापना हुई है, आसियान की स्थापना 1967 में हुई है, 8 अगस्त को, ठीक है, थाईलैंड बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 1967 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है, इनमें से बताएं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है, इनमें से देखें, चिसोल्म संबंधित हैं, जो है सा भी संबंधित है, गोट्स भी संबंधित हैं, डेविस जो हैं ये आपके आर्थिक भूगोल नहीं, ये आपके किससे संबंधित है? मानव भूगोल से संबंधित हैं, मतलब कि आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है ये डेविस महोदय, ठीक है। ये पेंक और डेविस ये सब आपके भौतिक भूगोल से रिलेटेड हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, चूंकि अपर्दन का सिद्धांत दिया उन लोगों ने, डेविस, पेंक, इन सभी ने। अगला प्रश्न आर्थिक भूगोल की शाखा है। आर्थिक भूगोल की शाखा में आपका परिवहन भूगोल हो गया, औद्योगिक भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, ये तीनों भूगोल आर्थिक भूगोल की शाखा में शामिल हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल के प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं, बताएं। आर्थिक भूगोल के प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं, तो मानवीय गुण भी प्रभावित करते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी करते हैं, और तकनीकी भी करती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ह्यूटिलिटी से संबंधित है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूटिलिटी से संबंधित है? तो कृषि प्रदेश जो है जो डी ह्यूटिलिटी से रिलेटेड है, विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटा डी ह्यूटिलिटी ने। अगला प्रश्न, बगाती कृषि सर्वाधिक कहाँ विकसित हुई है? तो बगाती कृषि जो विकसित हुई है इंडोनेशिया में विकसित हुई सर्वाधिक, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी बगाती फसल है? बगाती फसल आपका इनमें से देखें, रबड़, गन्ना, कपास, बगाती फसल इनमें से जो आपकी है वो रबड़ होती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि अपनाई गई है, बताएं। सहकारी कृषि कहाँ पर अपनाई गई है? नीदरलैंड में सहकारी कृषि अपनाई गई है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के कौन से भाग में स्थानांतरणशील कृषि अपनाई जाती है, बताएं। भारत के कौन से भाग में स्थानांतरणशील कृषि अपनाई जाती है? तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अपनाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्थानांतरणशील कृषि निम्न में से किस प्रदेश में नहीं होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया में नहीं होती है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कृषि कृषि प्रारूपों में कौन सी कृषि दक्षिणी एशिया में मिलती है, बताएं। निम्नलिखित कृषि प्रारूपों में कौन सी दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलती है? शुष्क कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, या सघन जीवन निर्वाह कृषि? तो सघन जीवन निर्वाह कृषि मिलती है दक्षिणी पूर्वी एशिया में, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जैसे आपका इंडोनेशिया हो गया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपका ये बर्मा हो गया, बांग्लादेश से इधर के एरिया ये सब आ सकते हैं, ठीक है, बांग्लादेश के उधर वाले। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रमुखता गहन निर्वाह कृषि करता है? तो गहन निर्वाह कृषि कौन करता है? मानसून एशिया वाले जो लोग होते हैं वो करते हैं, इसका दा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसून एशिया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलें, किस उद्योग का विस्तार, बताएं किस उद्योग का विस्तार विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो किस उद्योग का विस्तार विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है? तो परिवहन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग या फिर इस्पात उद्योग, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। किस उद्योग का विस्तार विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक पाया जाता है, इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व में सर्वाधिक रेशमी वस्त्रों का उत्पादन कौन सा देश करता है? बताइएगा। तो रेशमी वस्त्रों का उत्पादन कौन सा देश करता है सर्वाधिक? तो वो करता है अपना चाइना, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारागांडा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो कारागांडा कोयला क्षेत्र जो स्थित है वो कहाँ पर है भैया? कारागांडा कोयला क्षेत्र जो स्थित है ये आपका कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। कोयला क्षेत्र किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र जो है अवसादी चट्टानों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लॉरेंस प्रदेश कहाँ स्थित है? लॉरेंस प्रदेश जो है फ्रांस में स्थित है, इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड वेबर ने, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है पशुओं के चारे के लिए, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उद्योगों के स्थानीयकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी होता है? बताएं। तो उद्योगों के स्थानीयकरण में जो है कच्ची सामग्री और शक्ति के साधन, बाजार और श्रम, पूंजी और परिवहन, ये तीनों एक प्रकार से प्रभावी होते हैं तत्व, ऑप्शन नंबर डी ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग डेट्राइट के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा उद्योग डेट्राइट के लिए प्रसिद्ध है? मोटर वाहन उद्योग जो है डेट्राइट के लिए प्रसिद्ध है। डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डेट्राइट, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, उन्हें प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, कौन सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका? ओपेक संगठन का सदस्य देश है। ओपेक का संगठन सदस्य देश कौन सा इनमें से? देखिए ईरान जो है वो सदस्य देश है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। मैंने ओपेक के बारे में बताया था, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? ओपेक के बारे में मैंने आपको बताया था, कई बार समझा भी दिया है ओपेक के बारे में। तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है क्या? ओपेक का फुल फॉर्म होता है भैया, ओपेक का संस्थापक जो मतलब ओपेक का जो फुल फॉर्म है क्या होता है? ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ही एक प्रकार से ओपेक कहलाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ईरान उसका सदस्य देश है। अगला प्रश्न, निम्न व्यापार समूहों में भारत किसका सह सदस्य है? तो भारत किसका सह सदस्य है? तो इस जो है साफ्टा का सह सदस्य भारत, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय जो स्थित है कहाँ पर है भैया? वियना में स्थित है ओपेक का मुख्यालय, सॉरी वियना में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी ओपेक के, इराक में, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य देश नहीं है? ओपेक के सदस्य देशों में इनमें से कौन सा देश नहीं शामिल है? देखिए लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, ये तीनों शामिल हैं, श्रीलंका नहीं शामिल है, तो इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ओपेक का सदस्य देश है, ओपेक के सदस्य देश में कौन शामिल है? इनमें से वेनेजुएला, नाइजीरिया, कतर, ये तीनों शामिल हैं, उपरोक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गैट लागू हुआ, बताएं गैट कब लागू हुआ? तो गैट लागू हुआ है जनवरी 1948 से, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत किस देश को, मतलब भारत जो है, भारत किस देश को सर्वाधिक कोयला निर्यात करता है यानी बेचता है? तो भारत सर्वाधिक कोयला किसे बेचता है भैया? भारत सर्वाधिक कोयला बेचता है बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार समिति जिसको इफ्टा कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इफ्टा का मुख्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड में, आ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इफ्टा का सदस्य देश है, बताएं इफ्टा का सदस्य देश कौन सा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इफ्टा का सदस्य देश, देखिए इफ्टा के सदस्य देशों में अगर बात की जाए तो इनमें से नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ये तीनों शामिल हैं, डी ऑप्शन ऊपर तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गैट का मुख्य उद्देश्य क्या था? गैट का मुख्य उद्देश्य था भैया जो है विश्व संसाधनों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना, सदस्य देशों में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना, ये तीनों उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ऊपर तो सभी कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बताएं निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो ये कौन करता है भैया?
यातायात और संचार माध्यम करते हैं। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल, मतलब कि क्या नहीं आता है, बताएं। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक संगठन नहीं आता है, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। बाकी प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और आर्थिक क्रियाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है भैया, तो प्रजातीय, मतलब प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन नहीं सम्मिलित है आर्थिक भूगोल में। बाकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन और मानवीय संसाधनों का अध्ययन शामिल है। तो इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल को वाणिज्यिक भूगोल से पृथक करने वाले विद्वान कौन है। तो आर्थिक भूगोल को कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक भूगोल से अलग करने वाले या वाणिज्यिक भूगोल से अलग करने वाले हैं गोट्स महोदय, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है। आर्थिक भूगोल की शाखा इनमें से कौन सी नहीं भैया, देखें, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, कृषि भूगोल, ये तीनों शाखा है। अधिवास भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है, आर्थिक भूगोल की नहीं। तो सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ। आर्थिक भूगोल का विकास जो हुआ है वाणिज्यिक भूगोल में सबसे पहले हुआ, वाणिज्यिक भूगोल के रूप में। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शाखा आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन सी शाखा आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है, सामाजिक भूगोल आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। बाकी औद्योगिक भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल इसका संबंधित है। आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है। तो आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव जो हुआ है ये लैंडशाफ्ट से हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक भूगोल किसकी शाखा है, आर्थिक भूगोल जो है ये मानव भूगोल की शाखा है, सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में लिखित में से कौन आर्थिक भूगोल की विशेष सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो आर्थिक भूगोल की विशेष सामग्री के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक घटनाएं नहीं संकलित हैं। बाकी परिवहन मार्ग, मानव और उसकी आर्थिक आर्थिक क्रियाएं, औद्योगिक अवस्थापन और कृषि विकास, ये सब आर्थिक भूगोल की जो है विषय क्षेत्र में शामिल है। अगला प्रश्न, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक को लिखा किसने है, सॉ ने लिखा है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परिवहन व संचार व्यवस्था का उत्पादन क्रिया है, बताएं। परिवहन व संचार व्यवस्था का उत्पादन क्रिया जो है ये तृतीयक क्रियाओं में शामिल है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को शामिल जो है देखें, परिवहन और संचार व्यवस्था तृतीयक उसमें आती हैं। चतुर्थक में आपके संचार और सेवाएं सब आती हैं, मतलब कि संचार बोलता हूँ, जो आपकी वो होती हैं, क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े संगठन होते हैं वो सब, प्रशासनिक मामले होते हैं वो सब आते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में क्या आता है, प्राथमिक क्रियाओं में आपका जैसे कि आपने क्या किया, खेती किया, कृषि किया, ठीक है, पशुपालन किया, ऐसे प्राथमिक क्रिया है। जंगल से लकड़ी काटा, अब जंगल से लकड़ी काट करके अगर आपने उसको मेज बना दिया, टेबल बना दिया, ठीक है, तो ये सब द्वितीयक हो जाएंगे। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। देखिए, अत्यधिक जल किस फसल के लिए आवश्यक होता है, बताएं। अत्यधिक जल जो होता है वो किस फसल के लिए आवश्यक होता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखें, अत्यधिक जल किस फसल के लिए आवश्यक होता है, चावल के लिए, कहवा के लिए, गन्ने के लिए, गेहूं के लिए, बताएं। तो अत्यधिक जल किस फसल के लिए आवश्यक है भाई, तो अत्यधिक जल जो होता है ये चावल के लिए उपयोगी होता है। किसके लिए, चावल के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। अब इस समय थोड़े दिन बाद जब बरसात का महीना आ रहा है तो चावल की खेती होगी, ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीकरण सिद्धांत में किसी वृत्त खंडों का उल्लेख किया है, किस वृत्त खंडों का, बताएं। तो वान थ्यूनेन ने कृषि स्थानीकरण सिद्धांत में कितने वृत्त खंडों का उल्लेख किया है, तो 6 वृत्त खंडों का उल्लेख किया है, इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा जाता है, बताएं। विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो जो है प्रेरी प्रदेश जो होता है, प्रेरी प्रदेश बेसिकली, या उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है उसको वो ही प्रेरी एरिया होता है। तो प्रेरी एरिया जो होता है ये एक प्रकार से विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है इसको, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, फल और सब्जियों की कृषि संबंधित है। फल और सब्जियों की कृषि जो है ट्रक फार्मिंग से रिलेटेड होती है, ट्रक फार्मिंग होती है फल और सब्जियों की कृषि, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं कई बार। अगला प्रश्न, चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है वो होता है आपका मानसूनी प्रदेश, जहाँ पर बारिश, जैसे इंडिया में आप देखते हैं चेरापूंजी वगैरह हो गया, यहाँ पर आप देखें मासिनराम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। वैसे आपके देखेंगे उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब वगैरह अन्य एरिया में चावल की कृषि भी होती है, ठीक है। वैसे जो है उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे चावल कृषि खूब होती है हम लोगों के इधर, ठीक है।
और भी तमाम एरिया में चावल की कृषि आप देखें, पश्चिम बंगाल वगैरह में चावल, वहाँ पर मछली चावल ही खाते हैं क्योंकि बारिश वहाँ के ऊपर खूब होती है मानसूनी एरिया में। अगला प्रश्न है जो है बराबर परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? बराबर परिवहन जो रेखा रेखा होती है, परिवहन मतलब कि जो बराबर परिवहन लागत रेखा यानी कि एक जैसी है, तो उनको मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोडापैन। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है, बताएं। गन्ने का मूल उत्पादक देश है, इनमें से ब्राजील जो है वो मुख्य उत्पादक देश है गन्ने का। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अपना भारत भी है। अगला प्रश्न, चाय की खेती होती है, चाय की खेती कहाँ पर होती है भाई? चाय की खेती जो होती है पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती करी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में कौन सी फसल अप्रैल में काटी जाती है? तो भारत में अब अप्रैल में अभी आपने देखा होगा बहुत सारी फसल, ठीक है, अभी अप्रैल में कटी होंगी। कौन सी फसल काटे हैं आप लोग? गेहूं काटे हैं ना। गेहूं कटनी और दवनी खूब पड़ती है किस महीने में? अप्रैल में। मार्च अप्रैल में गेहूं खूब कटता है, वैसे अप्रैल में ही बेसिकली गेहूं काटा जाता है, तो गेहूं कटाई खूब होती है। बा ऑप्शन। इस समय मक्का वगैरह, इस समय जो है मई जून के आसपास मक्के, या मई के आसपास अप्रैल मई में मक्के भी काटे जाते हैं, मतलब कि मई में लगभग मक्के कटते हैं, ठीक है। मक्के कई सीजन वाले मक्के होते हैं, लेकिन गेहूं का सीजन वही होता है अप्रैल वाला भारत में। जो मक्का होता है तो दो बार, ऐसे इस समय हमारे खेत में लगभग 10 बीघे मक्का बोया था, तब इसमें जो है अब इस समय मक्का की जो है कट गया, लेकिन इस समय बड़ा रेट उसका डाउन था, तो मतलब अभी जो है खेत से ही बिक गया, ठीक है। बड़े भैया जी हमारे जो है कृषि करते हैं, तो वो मतलब कि निपटा दिए। तो इस समय ये एक प्रकार से एक प्रजाति, अब अभी चाहो तो फिर से आप मक्का बो सकते हो, तो ये जाकर के आपका बरसात में तैयार होगा, ठीक है, जुलाई अगस्त के आसपास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जो राज्य है वो आपका है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? कपास की मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी जो है बेसिकली कपास उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चाय का उत्पत्ति स्थान भारत से ही है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में कई बार आए हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न है, निम्न में से आधारभूत उद्योग है, बताएं। निम्न में से आधारभूत उद्योग इनमें से कौन सा है? तो आधारभूत उद्योग है आपका लोहा इस्पात उद्योग जो होता है आधारभूत उद्योग है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। विश्व का कौन सा देश चीनी का कटोरा कहलाता है? तो विश्व का कौन सा देश चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, रूर औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र देश में है? तो रूर जो है बेसिकली कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और ये खनिज उत्पादनों के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी में है रूर प्रदेश, ठीक है। भारत का रूर जो है, इसको भारत का रूर किसको कहा जाता है? सुंदरबन के डेल्टा को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डेट्रायट नगर प्रसिद्ध है। डेट्रायट नगर जो प्रसिद्ध है ये मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में लोहा एवं इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र। ऑस्ट्रेलिया में लोहा और इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं न्यू कैसल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, बेबर के पदार्थ सूचकांक एमआई निम्न में से किस अनुपात का द्योतक है? तो एमआई जो है ये कच्चे माल का वजन और उत्पाद का वजन, इससे इसका द्योतक है, इसका दा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस देश में बाजार आधारित लोहा इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, बताएं। तो किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं कहाँ पर? जापान में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लोहा इस्पात उद्योग लगभग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर, आयातित मतलब होता है कच्चा माल खरीद करके फिर इस प्रकार से लौह इस्पात उद्योग वहाँ पर चलाया जाता है। कच्चे माल के रूप में लोहा खरीदा जाता है, कच्चे माल, उसके बाद में फिर वहाँ पर उद्योग स्थापित है, तो वो है जापान। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान युग में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? वर्तमान में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से सर्वाधिक लौह उत्पादित करने वाला जो देश है कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग उत्पादित करने वाला जो मतलब कि लौह इस्पात उत्पादित करने वाला जो देश है
आयरन के मामले में चाइना नंबर 1 पर है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से जाना जाता है? तो जापान के पिट्सबर्ग के उपनाम से जाना जाता है यावाता को, ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि किसी उद्योग का जो है कच्चा माल सरबर्त मतलब कि सुलभ पदार्थ है, तो वहाँ तो वो उद्योग कहाँ स्थापित होगा? यदि किसी उद्योग का जो है कच्चा माल सॉरी यदि किसी उद्योग का बचा माल जो होता है, बचा माल सर्वाधिक मतलब सर्वत्र सुलभ पदार्थ है, तो उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा? तो वो स्थापित होगा बाजार बिंदु पर, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में कच्चा लोहा बनाने का प्रथम सफल कारखाना कहाँ लगाया गया? भारत में कच्चा लोहा बनाने का प्रथम सफल कारखाना जो लगाया गया, ये झारखंड में लगाया गया। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, चीन का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। चीन का मानचेस्टर किसे कहा जाता है भैया? चीन का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो चीन का मानचेस्टर बीजिंग को कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नगोया औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? नगोया औद्योगिक प्रदेश जापान में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? वो भी अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो वो कानपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बोकारो इस्पात कारखाना किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताएंगे। बोकारो इस्पात कारखाना जो है ये किस विदेशी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित किया गया? तो सोवियत संघ के जो है सहयोग से स्थापित किया गया, कब? 1965 में। ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से बड़े पैमाने का उद्योग है, बताएं। इनमें से कौन बड़े पैमाने का उद्योग है? तो लौह इस्पात उद्योग जो है ये बड़े पैमाने का उद्योग होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ओसाका कोबे क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ओसाका कोबे क्षेत्र जो है जापान में स्थित है, इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ लगाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े का कारखाना लगाया गया कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। तो पिंच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर इसका बा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, बताएं। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान या नाइजर। तो यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कजाकिस्तान जो है यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में यूरेनियम सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार उत्पादन करने वाला तो कजाकिस्तान है, लेकिन यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक डैम खान यूरेनियम कहाँ का सबसे बड़ा भंडार है, बताएं। तो ये ओलंपिक डैम खान जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक थोरियम यानी अणुशक्ति का उत्पादन करता है? तो कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक थोरियम से अणुशक्ति यानी परमाणु शक्ति के लिए थोरियम जो धातु होती है उपयोगी होती है, तो वो थोरियम का उत्पादन करता है कौन सा देश? भारत, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है, मोनोजाइट रेत से क्या प्राप्त होता है? तो मोनोजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताइए, श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? तो यूरेनियम को ही श्वेत कोयला कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे आते हैं। अच्छा, सेनार बांध और आसमान बांध किस देश में है? सूडान और मिस्र में है। सेनार बांध सूडान में है और आसमान बांध मिस्र में है,
ये बात आप ध्यान रखेंगे। थोरियम भारत में मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? तो केरल के तटवर्ती भाग से थोरियम की प्राप्ति भारत में करी जाती है। विद्युत उत्पादन के लिए ओकोसोवो बांध किस देश में है? तो घाना देश में है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, विश्व का प्रथम जल विद्युत उत्पादक देश कौन सा है? तो प्रथम जल विद्युत उत्पादक देश है चाइना, लेकिन सबसे ज्यादा जल विद्युत कौन उत्पादित करता है? तो वो करता है कौन भैया? किस देश में जल विद्युत की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? तो वो है स्विट्जरलैंड। सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा कौन उत्पादित करता है जल से? तो करता है जापान। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, श्वेत कोयला किसे कहते हैं? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है भैया? श्वेत कोयला कहा जाता है इसको, क्या बोलते हैं, यूरेनियम को श्वेत कोयला कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, जल विद्युत को भी श्वेत कोयला कहीं कहीं पर कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में मिले जल विद्युत और यूरेनियम, तो दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों मिल जाए तो आप उसमें यूरेनियम को पहले लगाएंगे, श्वेत कोयला को बाद में लगाएंगे, मतलब जल विद्युत को। अगला प्रश्न है प्लैंकटन क्या है? प्लैंकटन की अगर बात की जाए तो प्लैंकटन बेसिकली छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। प्लैंकटन बेसिकली समुद्र के उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपस में मिलती हैं, यानी उनके जीवित रहने की अनुकूल दशा जो होती है ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा के मिलने पर होती है। तो वहीं पर प्लैंकटन निवास करते हैं। समुद्री मछलियों के भोजन के रूप में ये होते हैं, और जहाँ पर प्लैंकटन होते हैं वहीं पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। बेसिकली आप देखेंगे मछलियों का भोजन जो कि प्लैंकटन होते हैं, मछलियाँ प्लैंकटन को खाती हैं। जहाँ पर प्लैंकटन होंगी वहीं पर मछलियाँ होंगी, यानी मछलियाँ कहाँ पर होंगी? जहाँ पर प्लैंकटन होंगी। प्लैंकटन कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पर प्लैंकटन होते हैं। तो इस दृष्टि से जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलेगी वहाँ पर मछलियाँ भी खूब ज़्यादा होंगी और वहाँ पर मत्स्य उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व इनमें से देखें, तापमान के द्वारा भी प्रभावित होता है, वर्षा के द्वारा भी, और मिट्टी के द्वारा भी वन प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऊपर तो सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डागर बैंक कहाँ पर स्थित है? डागर बैंक कहाँ पर स्थित है भैया? फटाफट से आप बताएंगे, बताएं। डागर बैंक जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? डागर बैंक उत्तरी सागर में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन कोयला का प्रकार है? फटाफट से आप बताएंगे। कोयला का कौन सा प्रकार है भैया? तो कोयला का प्रकार है एंथ्रासाइड, कोयला का प्रकार है। ठीक है, कोयला का जो है एक प्रकार है एंथ्रासाइड, और सबसे जबरदस्त प्रकार का कोयला प्रकार होता है। ठीक है, भारत में कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है? बिटुमिनस टाइप का कोयला भारत में पाया जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अपलेशियन पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में कई बार आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे इसको। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। चले आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चले सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बगाती कृषि की विशेषता नहीं है इनमें से, बताएं। बगाती कृषि की क्या विशेषता नहीं है? बगाती कृषि की विशेषता इनमें से देखें, वाणिज्यिक कृषि बगाती कृषि होती है। एक शल्य कृषि भी इसकी विशेषता है। उष्णकटिबंधीय कृषि भी बगाती कृषि होती है। निर्वाहक कृषि बगाती कृषि नहीं। निर्वाहक कृषि जैसे गेहूं धान ये सब बो दो तो निर्वाहक कृषि है, जिससे आपका जीवन यापन हो सके, पेट पालन हो सके। लेकिन जब आप बगाती कृषि की बात करते हो तो बगाती कृषि बेसिकली एक बाग होता है, बाग टाइप की कृषि होती है और व्यापारिक दृष्टिकोण से करी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदानों में पाई जाने वाली कृषि, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी के मैदानों में पाई जाने वाली कृषि को क्या बोलते हैं? व्यापारिक खाद्यान्न कृषि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानसून एशिया में प्रचलित है। मानसून एशिया में क्या प्रचलित है? मानसून एशिया में सघन कृषि प्रचलित है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वेनेजुएला में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से पुकारा जाता है? वेनेजुएला में स्थानांतरणशील कृषि को कोनुको के नाम से जानते हैं, कोनुको बोलते हैं वेनेजुएला में स्थानांतरणशील कृषि को। स्थानांतरणशील कृषि को काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। आपको बता दूं, स्थानांतरणशील कृषि को स्थानांतरणशील इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जगह परिवर्तित इसमें लगातार होती रहती है। काटो और जलाओ इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जनजाति के जो लोग होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, और जंगलों में रहते हैं तो क्या करते हैं वो लोग जंगल में रहते हैं और उसके बाद में वहाँ पर जो झाड़ियाँ होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काटते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं काटो, और उसके बाद में उसको जला देते हैं, तो जलाओ, तो काटो और जलाओ इसलिए बोलते हैं। तो पेड़ को काट करके, झाड़ी को काट करके सफा करके वहाँ पर खेती करते हैं। जब तक वहाँ पर खेती अच्छे तरीके से होती है, यानी कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता रहती है, तब तक कृषि करते हैं। और जब ऐसी मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाती है उस मिट्टी की, ठीक है, यानी वहाँ पर फसल अब नहीं उत्पादित होती है, तो फिर उसको छोड़कर उस स्थान को दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है
यही कृषि स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में, ये मतलब अलग अलग जो है जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। शहरों में कृषि नहीं, बेसिकली ये एक प्रकार से आदिम समाजों में, जनजातियों में ये कृषि जो है फेमस है और करी जाती है। आगे देखेंगे तो कौन को कहा जाता है वेनेजुएला में। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान में अधिकांश कृषक अपनाते हैं। गंगा के मैदान में अधिकांश कृषक जो होते हैं वो स्थानबद्ध कृषि करते हैं, स्थानबद्ध। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, चेना स्थानांतरणशील कृषि कहाँ पर की जाती है। तो चेना स्थानांतरणशील कृषि जो होती है वो श्रीलंका में होती है। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डी हुटिलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा। तो 13 कृषि प्रदेशों में बांटा डी हुटिलसी ने। द ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सघन निर्वाह कृषि क्षेत्र में सम्मिलित है। सघन निर्वाह कृषि क्षेत्र में आपका कौन सम्मिलित है भैया। सघन निर्वाह कृषि में आपका कौन सा सम्मिलित है। सघन निर्वाह कृषि यानी बहुत ज़्यादा सघन कृषि होती है, निर्वाह कृषि केवल होती है कि भाई पेट पालन हो जाए। मैक्सिको, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहू कहाँ की चलवासी पशुचारक जनजाति है। तो बहू जो है आपकी ये सऊदी अरब की चलवासी पशुचारक जनजाति है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपकी बहू नहीं, वो मैंने बोला नहीं, वो मेरी आदत है आपकी बोलना। अगला प्रश्न, हुटिलसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया। तो 1936 में प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जानते हैं। तो उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरणशील कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता है। झूमिंग कृषि, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर। और चेना कृषि कहाँ पर कहा जाता है, श्रीलंका में कहा जाता है। कोनको वेनेजुएला में कहा जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलें फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, वन की मत्स्य पालन और खनन क्रियाएं संबंधित हैं। वन की मत्स्य पालन और खनन क्रियाएं जो हैं ये प्राथमिक क्रियाकलापों से रिलेटेड हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों में जो है जंगल से लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, खनन क्रियाएं करना, कृषि करना, ठीक है, ये सब आपके प्राथमिक क्रियाओं से रिलेटेड है। द्वितीयक क्रियाओं में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं प्राथमिक क्रियाओं पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। और जैसे कि मान लेते हैं ऐसे लकड़ी काटा जंगल से तो प्राथमिक क्रिया हो गई, लेकिन उस लकड़ी को फर्नीचर बनाया आपने, मेज कुर्सी टेबल बना दिया तो आपका द्वितीयक क्रियाकलाप होगा, ठीक है। तृतीय क्रियाकलापों में आपका संचार, परिवहन, ये सब संबंधित है। चतुर्थ क्रियाकलापों में जो आपके एक प्रकार से प्रशासनिक मामले होते हैं, न्यायालय से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सब आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, उत्तरी अमेरिका का सुपेरियर झील का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तरी अमेरिका का सुपेरियर झील जो है ये लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित है, बताएं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वो डिगबोई में स्थापित किया गया था। सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 100% प्रश्न ये सब आने वाले हैं। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है, बताएं। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। श्वेत कोयला यूरेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संसार में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चाइना कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है, बताएं। तो जापान जो है ये कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आधारित है लौह इस्पात उद्योग में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। तो कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैग्नीज पैदा करता है। तो उड़ीसा सर्वाधिक मात्रा में करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसको किसको। तो ये मतलब कि प्रयोगरा और हल्दिया को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर की लगभग लंबाई कितनी है। तो सुएज नहर की लंबाई जो है कितनी है भैया। तो 195 किलोमीटर है सुएज नहर की लंबाई। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सुएज नहर जो है ये बड़ी फेमस नहर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहर है सुएज नहर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सुएज नहर कहाँ पर स्थित है। सुएज नहर आपकी मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक दूरी तथा कम परिवहन लागत वाला साधन है। अधिक दूरी तथा कम परिवहन वाला जो लागत वाला साधन है वो है जल परिवहन, ठीक है। अधिकतम दूरी कम समय में मतलब कि ज़्यादा समय तो लगता है लेकिन कम पैसे में और बहुत मतलब कि ठीक ठाक तरीके से हो जाता है। जल परिवहन सबसे सस्ता होता है।
जर्मनी में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को निम्नलिखित में से कौन सी नहर जोड़ती है? तो कील नहर जो है ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है जर्मनी में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसके आ चुका है, आपके प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन जो होता है, देखिए पेट्रोल से होता है, डीजल से भी होता है, सीएनजी से कम होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से पनामा नहर जोड़ती है किसको किसको? पनामा नहर जो जोड़ती है वो अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। प्रश्न क्या है? विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रसिया में है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रमुख अभ्रक उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना प्रमुख अभ्रक उत्पादक नहीं, अभ्रक की अगर बात कीजिए प्रमुख अभ्रक उत्पादक में किसका नाम आता है? तो भारत का नाम आता है, सी ऑप्शन। अभ्रक उत्पादन में भारत जो है वो नंबर 1 पर है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो भारत नंबर 1 पर है किसमें? अभ्रक उत्पादन में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। मैंने बहुत सारे प्रश्नों को आपको बता दिया। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैंने समझा, जाना और परखा। तो बीए चतुर्थ सेमेस्टर में किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, 100% आपकी परीक्षा में आने वाला है। 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सभी में परीक्षा में ये प्रश्न आते रहेंगे। अगर आर्थिक भूगोल आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ये प्रश्न बदलेगा नहीं, ठीक है, ये यही रहेगा। कुछ डाटा चेंज होंगे थोड़े बहुत, बाकी डाटा आपका वही रहेगा। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से बनने वाले 200 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अगर देखना है तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो महासंग्राम रिवीजन क्लास थी 2024-25 की परीक्षाओं के लिए, ज्योग्राफी बीए 4th सेमेस्टर। और अच्छा, ये बीएससी में अगर आपने ज्योग्राफी ले रखा तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। बीएससी, बीए, बीकॉम किसी में आपका अगर माइनर पेपर भी है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, सभी के लिए। धन्यवाद।